कामचोर बहू के भुक्कड़ मायके वालों की पहली दावत। माँ भाभी तो एक नंबर की कामचोर है। घर में मेहमान है और उन्हें देखो पलंग तोड़ रही हैं। बेकार ही आपने उन्हें दावत पर बुलाया। बेटा, अब घर आए मेहमानों को भगा तो नहीं सकते। अब जल्दी जल्दी हाथ चला, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। माँ हाथ ही तो चला रही हूँ, लेकिन खाने वाले नहीं थक रहे। आखिर मेहमान के रूप में ऐसा कौन आया था घर में जो माँ बेटी खाना बनाकर इतना परेशान थी। और निकिता सारा गुस्सा अपनी भाभी पर निकाल रही थी। ये जानने के लिए चलते हैं कहानी में पीछे। बेटा, यहाँ की तरह अपनी ससुराल में काम चोरी मत दिखाना। वो तेरा ससुराल है और अच्छे से सबका ख्याल रखना। माँ, आप मेरी नहीं अपनी सोचो। मेरे ससुराल में आकर कभी मेरी इंसल्ट मत करवा देना। शांति मेघा को अच्छी बात समझाती है, पर मेघा अपनी माँ की एक नहीं सुनती। बहुत जल्द उसकी शादी रजत से हो जाती है और आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, कल तेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं तुझे अभी बता देती हूँ। कल खाने में खीर, पनीर, छोले, चावल और पूरी बना लेना। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो कितना सारा काम बता दिया। अब इतना सारा खाना मुझे खुद अकेले बनाना होगा क्या? काम का नाम सुनकर मेघा का मुंह बन जाता है और अब अगली सुबह मेघा अपनी पहली रसोई में केवल पूरी, सब्जी और चावल बनाकर रखती है, जिसे देख आशा, निकिता और रजत मेघा से कहते हैं, अरे मेघा, आज तुम्हारी पहली रसोई है और आज तुमने इतना कम खाना बनाया है। बहू, मैंने तुझे बताया था ना कि खाने में क्या क्या बनाना है। हाँ माँ जी, जानती हूँ, पर आज मेरा रसोई में पहला दिन था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, बस इसलिए ज्यादा कुछ बना नहीं पाई। कोई बात नहीं भाभी, शुरू शुरू में ऐसा होता है, धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा। और वैसे भी माँ पहली रसोई में खाना ही तो बनाना और खाना है। जरूरी थोड़ी ना है कि 10 लोगों के लिए 10 तरह का पकवान बनाया जाए। मेघा की गलती पर भी सभी घर वाले उसकी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, पर समय के साथ साथ धीरे धीरे मेघा की काम चोरी और आलसपन बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक सुबह, ये भगवान, रात से बर्तन सिंक में पड़े हैं। बहू ने रात से बर्तन नहीं धोए क्या? मेघा बहू, अरे ओ मेघा बहू, जरा इधर तो आना। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं? बहू, तेरी काम चोरी तो बढ़ती ही जा रही है। काम चोरी की भी हद होती है। तूने रात से अब तक बर्तन नहीं धोए और सुबह के 9 बजने वाले हैं। सबको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और अब तक तूने नाश्ता बनाना भी जरूरी नहीं समझा। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और घर में भी और भी तो लोग हैं काम करने के लिए। मैं अकेली क्या क्या करूँ? वो तो दिख रहा है बहू कि कितनी तेरी तबीयत खराब है। अब जा जाकर आराम कर ले। वैसे भी कुछ दिनों से खाना और बाकी घर का काम मैं ही संभाल रही हूँ, आज भी संभाल लूंगी। अपनी सास की बातें सुनकर मेघा मुंह बनाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और बेचारी आशा अकेले घर का काम कर रही होती। अपनी माँ को अकेले घर का काम करता देख निकिता अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुम यहाँ अकेले काम क्यों कर रही हो? भाभी कहाँ गई? माँ, आपने भाभी को बहुत छूट दे रखी है। बस इसी वजह से वो इतनी ज्यादा कामचोर हो गई है। ना तो अब वो खाना बनाती हैं और ना ही घर के कोई दूसरे काम करती हैं। हटिए माँ, मैं आपकी खाना बनाने में मदद करती हूँ। सही कह रही है निकिता, तू गलती करी मैंने इस कामचोर को अपनी घर की बहू बनाकर। आशा और निकिता अब मिलकर खाना बनाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अच्छा, कल निकिता को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो प्लीज कल कोई आलस या काम चोरी मत दिखाना बहू, और जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लेना, या तो फिर रसोई संभाल लेना। बाकी का काम मैं और निकिता देख लेंगे। माँ जी, मेरे बस की नहीं है इतने सारे मेहमानों के लिए खाना बनाना। आप एक काम करो, आप और निकिता रसोई संभालो, मैं घर के बाकी काम कर लूंगी। भाभी रहने दो, आपके बस की वो भी नहीं है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं आपको और आपकी काम चोरी को। नंद जी, ये कामचोर कामचोर क्या लगा रखा है आपने? आपकी भी बहुत जल्द शादी हो रही है, देखती हूँ मैं भी आप कितना काम करती हो अपने ससुराल में। बस हर समय मुझे ताने देने जो आ जाती हो। सही कह रही है निकिता, अगर मैं अपने बेटे की शादी किसी संस्कारी और अच्छी लड़की से करवाती तो आज मैं अपनी बहू को ताने नहीं दे रही होती। गलती करी मैंने अपने बेटे की शादी तुझ जैसी कामचोर से करवा कर। अपनी सास और निकिता के इतने ताने सुनने के बाद भी मेघा रास्ते पर नहीं आती और अगले दिन जब निकिता को देखने लड़के वाले आते हैं तो मेघा खुद लड़के वालों के पास बैठ जाती है और निकिता अपनी माँ के साथ रसोई में खाना बनाती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना आपसे, भाभी कुछ नहीं करने वाली। वो एक नंबर की आलसी और कामचोर औरत है। अरे बेटा, क्या ही कहूँ अब मैं तो खुद पछता रही हूँ इस लड़की को इस घर की बहू बनाकर। अब कुछ कर भी तो नहीं सकती। अब तो जब तक शरीर साथ देगा तब तक खुद ही घर संभालना होगा, उसके बाद भगवान जाने क्या होगा इसका। अच्छा माँ, खाना तो बन चुका है,
अब आप मेहमानों के पास जाओ और भाभी को यहाँ भेजो। भाभी काम नहीं कर सकती पर घर आए मेहमानों को खाना तो खिला सकती हैं। निकिता के कहने पर आशा बाहर जाती है और मेघा को खाना लाने के लिए भेज देती है। कुछ देर बाद मेघा अपनी नंद के साथ बाहर आती है, सभी मेहमानों को खाना खिलाती है और लड़के वाले रिश्ता पक्का करके घर चले जाते हैं। भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी सगाई से पहले मैं एक छोटी सी घर में गेट टुगेदर कर लूं और इसी बहाने लड़के वाले भी हमारे परिवार से मिल लेंगे और हमारे परिवार वालों को भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी का रिश्ता पक्का हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, पर मैं क्या सोच रही थी कि मेहमानों के लिए खाना घर में ना बनाकर बाहर से मंगवा लिया जाए। घर में बहुत काम बढ़ जाता है। भाभी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? काम बढ़ भी जाता है तो आप कौन सा काम करती हैं? निकिता बेटा, अभी मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। निकिता तू कमरे में जा, मुझे लड़के वालों से बात करनी है और तू भी अपने मायके वालों को दावत के लिए बुला ले। वैसे भी वो कभी दावत पर हमारे घर नहीं आए। क्या मेरे मायके वाले? उन्हें बुलाना जरूरी है क्या? हाँ बहू, अगर तेरे मायके वालों को पता चलेगा कि मैंने घर में दावत रखी है और उन्हें पूछा नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब जाओ जल्दी से बुला ले। मेघा मुंह बनाते हुए अपने घर वालों को दावत के लिए अपने घर बुलाती है तो वहीं आशा भी लड़के वालों को दावत के लिए घर बुलाती है। 2 दिन बाद घर में दावत होती है और सभी मेहमान घर आते हैं। अरे समधन जी, आइए आइए। और शांति बहन, आपका बेटा नहीं आया? आप सिर्फ अपनी छोटी बेटी निशा के साथ आई हैं। अरे बहन क्या बताऊं, बेटा तो मेरा आना चाहता था पर उसे काम से फुर्सत ही कहाँ। नई नौकरी लगी है ना, इसलिए आ नहीं पाया। बहू सारे मेहमान आ गए हैं, तू निकिता के साथ मिलकर मेहमानों के लिए खाना लगा दे। नहीं माँ जी, मैं थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद फिर कुछ करूंगी। आशा के कहने पर भी मेघा काम नहीं करती और आशा निकिता के साथ रसोई में मेहमानों के लिए खाना बनाने लगती है। जहाँ लड़के वाले सिर्फ थोड़ा सा खाना खाकर उठ जाते हैं तो वहीं मेघा के घर वाले अभी खाना खा ही रहे होते हैं, जिसे देख निकिता बड़ी हैरान होती है। माँ, इनका तो पेट ही नहीं भर रहा। हमने मेहमान घर पर बुलाए हैं दानव? हमने मेहमानों के लिए जितना भी खाना बनाया था इन सब ने वो सारा चिट कर डाला। मेघा के मायके वाले जब खाना शुरू करते हैं तो उनका खाना रुकता ही नहीं और एक के बाद एक प्लेट खाकर खत्म करते जाते हैं। ये देखकर आशा और निकिता बहुत परेशान हो जाती हैं और अब देखते ही देखते उनके घर का राशन भी साफ होने लगता है। माँ, ये लोग कैसे भुक्कड़ हैं? आप प्लीज इन्हें मेरी शादी में मत बुलाना, वरना भाभी के भुक्कड़ मायके वाले सारा अकेले खा जाएंगे। निकिता तुम थक गई होगी, हटो। थोड़ा खाना मैं बना देती हूँ क्योंकि मेरे मायके वालों का इतनी जल्दी पेट नहीं भरने वाला। बस यही वजह है कि मैं खाना बनाने में इतनी काम चोरी करती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि खाने वाला खाता रह जाए और मैं बनाती रह जाऊं। तेरी बात तो ठीक है बहू, पर इतना खाना, माफ करना पर अब तुझे तेरे मायके वालों को रोकना ही होगा खाने से। अरे दीदी, हमारा खाना खत्म हो गया, खाना लाओ ना, अभी तक हमारा पेट नहीं भरा। अब क्या घर आए मेहमानों को खाली पेट भेजोगी? माँ, निशा, लो टूट पड़ो खाने पर। तुम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि तुम मेरे ससुराल में आकर बैठे और बेशर्म की तरह बस खाए जा रहे हो। तुम्हें नहीं पता, पर तुमने हमारे महीने भर का राशन सफा चट कर दिया है। अरे थोड़ी तो शर्म करो, निकिता के भी रिश्तेदार यहाँ हैं, पर उन्होंने थोड़ा सा ही खाना खाया और उठ गए और आप लोग तो बस खाए जा रहे हो। माफ करना बहन, मैं घर आए मेहमानों की बेइज्जती नहीं करना चाहती, पर आप लोग इसी लायक हो। माना कि आप लोग गरीब हो, अच्छा खाने को नहीं मिलता, पर ये तो नहीं कि जब अच्छा खाने को मिले तो आप कुंटल भर खाना अकेले खा जाओ। और आंटी जी माफ करना, आप प्लीज मेरी शादी में तो बिल्कुल भी मत आना। आप लोग इनवाइटेड नहीं हैं। आपको अपने घर पहले ही दावत पर बुलाकर हमें पता चल चुका है कि आप लोग कितने भुक्कड़ लोग हैं। आप जैसे भुक्कड़ लोगों से हमें दूर रहना है, क्योंकि मौका मिलने पर आप लोग मेरे पूरे बारात का खाना अकेले खत्म करने का साहस रखते हैं। ना चाहते हुए भी मेघा के ससुराल वालों को मेघा के भुक्कड़ मायके वालों की इंसल्ट करनी पड़ती है, जिसके बाद वो लोग वहीं खाना छोड़ देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। साथ ही साथ अब लोग हिसाब से खाने की कोशिश करते हैं और जब निकिता की शादी होती है तो वो लोग आकर बाकी मेहमानों की तरह थोड़ा सा खाना खाकर रह जाते हैं, जिसे देख आशा को बहुत अच्छा लगता है। बहू, हमारी बातों का तेरे मायके वालों पर असर हो गया, जो उन्होंने बाकी लोगों की तरह ही कम खाना खाया, और मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि तूने भी काम चोरी छोड़ दी। मालिक जी, हमें आज की सब्जी दे दीजिए। हाँ मालिक जी, आज हमें आप मूली 2-3 हरी सब्जी, बैंगन और धनिया मिर्ची दे दीजिए, 1.5 किलो सब। अच्छा, पहले मेरे पहले के पैसे निकालो, उसके बाद तुम मुझसे आगे की सब्जी लेना। बड़ी चंट हो, मेरी सब्जियों को मुझसे ले जाती हो और गली में घूम घूम कर बेच आती हो। उसके पैसे कौन देगा?
मालिक जी ऐसा मत कीजिए, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए और आज की सब्जी बेचने दीजिए। हम आपके पैसे आपको दे देंगे। नहीं, मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाला। पहले मेरे बाकी के पैसे लौटाओ। मालिक जी ऐसा मत कीजिए, मेरी बहू गर्भवती है, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। और ये सुनते ही मालिक उन दोनों सास बहू को बहुत फटकार मारता है और उनकी खाली टोकरी को भी फेंक देता है। आखिर सास बहू आगे क्या करेंगी, कैसे मुसीबत के समय में अपना गुजारा कर पाएंगी, ये जानने के लिए हमें कहानी में शुरू से जुड़ना होगा। तो आइए मामूली से छोटे परिवार से मिलते हैं, जहां सास बहू के साथ घर में पति रमेश और उनकी 6 साल की बिटिया सुकन्या, जिसे प्यार से घर में लोग सुकु बुलाया करते थे। बेटी दोपहर में बाहर से खेलकर घर आती है। माँ, मुझे ना नेहा प्रिया की तरह अच्छे वाले स्कूल में जाना है। मुझे मेरा स्कूल बहुत गंदा लगता है, वहाँ तो झूला भी नहीं है। उनके स्कूल में तो झूला है और वो पता है अभी से ही इंग्लिश बोलती है। मुझे भी माँ इंग्लिश सीखनी है और मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। लगता है फिर से सहेलियों के साथ ही खेल कर आ रही है। लगना क्या है माँ जी, ये तो सच में ही खेल कर आई है, तभी तो मुझे ऐसे बोल रही है। वो तो इसके पापा और मैं जानते हैं ना कि घर का खर्चा कैसे चल रहा है। अगर प्राइवेट स्कूल की फीस देने की हैसियत होती तो हम इसे सरकारी स्कूल में क्यों डालते। माँ बोलो ना, मुझे भी इंग्लिश वाले स्कूल में जाकर पटर पटर इंग्लिश बोलनी है। आप मेरा दाखिला वहाँ करवा दो ना। बेटा सब जगह एक ही स्कूल की पढ़ाई होती है, पर तू चिंता मत कर, थोड़े समय बाद मैं तेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। बहू परेशान मत हो, तेरा भी 4था महीना चल रहा है। अपने बच्चे का ख्याल रख, इसकी टेंशन मुझ पर छोड़ दे। सुको मेरी गुड़िया, तुझे पढ़ाई करनी है ना, जाकर अपनी किताब पढ़ और काम कर ले। तुझे पता है ना तेरा छोटा भाई बहन आने वाला है, फिर तुझे स्मार्ट तो बनना पड़ेगा ना उसे पढ़ाने के लिए। अरे हाँ दादी। अच्छा है माँ जी आपने इसे संभाल लिया, वरना एक बार जिद करती है तो मुझे तो बस गुस्सा आता है। ऊपर से घर में शाम को क्या खाना है कुछ नहीं पता, राशन भी खत्म हो रहा है। अभी 10 दिन पहले ही तो उनकी पगार आई थी। अरे राशन के लिए मैंने रमेश को पहले ही बोल दिया था, हो सकता है शाम को पैसे ले आए, तो चिंता मत कर। शाम होते ही रमेश का एक साथी उसे जख्मी हालत में घर छोड़ने आता है। उसे देख घर वाले परेशान हो जाते हैं। माँ, हे भगवान, ये मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया, इसकी यह हालत कैसे हुई बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, भाई जान। वो दरअसल रमेश मेरे साथ ही आ रहा था कि एक ब्रेक फेल बाइक से उसे धक्का मार के चली गई और मैं बच गया इस हादसे में। उसके एक पैर का मांस फट गया है और दूसरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है। दवाई मैंने दिला दी है, डॉक्टर ने कम से कम 3 से 4 महीने का आराम करने को बोला है, तो आप इसका ख्याल रखिए। हे भगवान, उनकी यह क्या हो गई है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। अंदर आइए भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन्हें घर तक ले आए। अरे भाभी जान, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। फिर अनवर रमेश को बिस्तर पर लेटा देता है और उसकी दवाई के बारे में समझा कर चला जाता है। घर वालों को रमेश की बहुत ज्यादा चिंता होती है। 2 हफ्ते गुजरते हैं। घर में वैसे तो खाने पीने की दिक्कत थी, लेकिन अब और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। माँ जी, हमने जैसे तैसे तो 2 हफ्ते का राशन उधार लेकर घर चला लिया। अब तो दुकान वाला भी सामान देने से मना कर रहा है, तो अब हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। मेरा भी 5वां महीना शुरू हो गया है और उनकी ये हालत है, ऊपर से घर का खाने पीने का खर्च और इसके भी तो चीज खाने की जिद पूरी करनी होती है। हाँ बहू, ये तो है। मैं सोच रही हूँ हमें कोई काम कर लेना चाहिए। माँ जी, हमारे घर के पास ही गांव में एक जमींदार है जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं, सब्जी बेचते हैं। क्यों ना मैं उनसे कुछ सब्जी उधार लेकर घूम घूम कर बेच देती हूँ, जिससे हमारे घर में पैसे भी आ जाएंगे और मैं उनकी सब्जी का खर्चा भी दे दूंगी। बहू, तूने बात तो पते की कही है, लेकिन तू ऐसी अवस्था में बाहर सब्जी बेचने नहीं जाएगी। तेरी जगह मैं जाऊंगी। नहीं माँ जी, आप अकेले नहीं कर पाएंगी, मैं ही जाऊंगी। ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। तुझे गर्भवती के समय में मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी। रमेश बेटा, तेरे साथ सुक्कू यहाँ पर रहेगी। ठीक है माँ। आज माँ मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो मैं आप लोगों को जाने नहीं देता। फिर सावित्री और मेघा जमींदार के पास चली जाती हैं, जहां उससे बड़ी मुश्किल से सब्जी ले पाती हैं और टोकरे में सब्जी रख सास सिर पर टोकरी उठा लेती है। अरे जैसा बोला है ना तुम लोगों ने, वैसा ही मुझे समय पर पैसे भी दे देना। जी मालिक, ऐसा ही होगा। फिर सास बहू सब्जी घूम घूम कर बेचने लगती हैं। आलू ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, धनिया ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जी ले लो।
ले लो जी, ले लो, 20 रुपए किलो सब्जी ले लो। अरे सब्जी तो बड़ी चमकदार लग रही है, ऐसा करो मुझे आलू टमाटर आधी आधी किलो दे दो। हाँ हाँ लीजिए। बहू तू चलकर थक गई होगी, यहाँ आराम कर। मैं ठीक हूँ माँ जी, मैं आलू कर देती हूँ, तब तक आप टमाटर तोल दो। ये लीजिए, आपकी सब्जी 40 रुपए की हो गई। आप यहीं रहती हैं, अगर आपको रोज सब्जी चाहिए होगी तो आप बता दीजिए, हम रोज आ जाया करेंगे आपके घर तक आपको सब्जी देने। अच्छा ऐसा है तो ये रहा मेरा घर, आप रोज दे जाया करना। ऐसे ही सास बहू सब्जी बेचकर अपने घर और रमेश की दवाई का खर्चा उठा लेती हैं, साथ ही मालिक को पैसे भी दे देती हैं। लेकिन 2 महीने वो मालिक को पैसे नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो उसे पैसे नहीं देता। तो दोनों सास बहू गिड़गिड़ाने लगती हैं। मालिक जी, हमें थोड़े समय की मोहलत दे दीजिए। आप तो जानते हैं मेरी बहू गर्भवती है और बेटी की हालत भी ठीक नहीं है। हम आपके जल्दी पैसे लौटा देंगे। हाँ मालिक जी। नहीं, जब तक तुम लोग मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे अब मैं तुम्हें सब्जियां नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। इतना कहकर मालिक उनकी टोकरी उठाकर फेंक देता है। जब बहू टोकरी उठाकर सास के साथ चल देती है तो रास्ते में उसी मालिक का भाई सोमनाथ उन्हें परेशान देखकर कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी परेशानी को खत्म कर सकता हूँ। देखो मेरे यहाँ सब्जियां ढंग से नहीं उग पा रही हैं और बेचने के लिए भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा, तो तुम इस जमीन पर काम करके इन सब्जी को बेच लो, बदले में 10% काटूंगा, बाकी सब माल तुम्हारा। या तो पैसे देना या सब्जियां। लेकिन आप हैं कौन? मैं उसी का भाई हूं जहां से तुम दोनों आ रही हो, और हम दोनों दुश्मन हैं। बहुत हंसता है वो मुझ पर, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। ठीक है, हम आपका काम जरूर करेंगे। ये सौदा सास बहू को पसंद आ जाता है और वो सोमनाथ की जमीन पर बटाई के रूप में काम करने लगती हैं। 15-20 दिनों में सब्जियां उगाकर फिर से सास बहू गली गली गांव में घूमकर सब्जी बेचने लगती हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, बिल्कुल सस्ती, बाजार से एकदम सस्ती। आओ आओ, आलू गोभी मटर बैंगन टमाटर, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे कैसे दे रहे हो सब्जी? बेटा तू गर्भवती के समय में सब्जी देने आई है? मजबूरी कुछ ऐसी है अम्मा कि आना पड़ रहा है, पर मेरी सासू माँ मेरे साथ हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? 20 रुपए की आधी किलो सब्जी है, पर आपको 30 रुपए की 1 किलो मिल जाएगी, और एकदम ताजी, अभी अभी खेत से लेकर आए हैं। वैसे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, एकदम ताजी सब्जी लाई हो खेत से। अरे शांता, मनोरमा, निर्मला, ताजी सब्जी ले लो। बुढ़िया माई की एक आवाज पर मोहल्ले की 3-4 औरतें जाकर सास बहू से सारी सब्जियां खरीद लेती हैं। भीड़ को देखकर और लोग सब्जी लेने आ जाते हैं, जिससे सास बहू की काफी अच्छी बिक्री हो जाती है। माँ जी देखो तो, हमारी टोकरी में सिर्फ 1 किलो सब्जी बची है, बाकी सब्जियां बिक गई हैं। हाँ बहू, मुझे लगता है सब लोग हमारी ताजी सब्जी के दीवाने हो गए हैं। अगर आप सबको ताजी ताजी सब्जी रोज चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम खुद आकर आपको दे जाया करेंगे। ठीक है, तो आप आ जाना, मेरा भी अब बाजार जाने का सर दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सास बहू सब्जियां बेचती रहती हैं और एक तरफ धीरे धीरे रमेश भी ठीक होने लगता है, और आए पैसों से दोनों सास बहू पहले वाले मालिक के पैसे भी चुका देती हैं, जिससे उनके घर के हालात सुधर जाते हैं। एक दिन गांव में सब्जी बेचती हुई सास बहू, माँ जी इस गली में तो हम गए ही नहीं, आज यहाँ सब्जी बेचते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। हे भगवान, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नीतू, दरवाजा खोलो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। अब क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। दादी क्या बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पास एक तरीका है, जाओ तुम उसे इन सब्जियों के सहारे मनाओ और शायरी करो, देखना वो जरूर मानेगी। ठीक है। मेघा साकेत के कान में उसे प्यारी सी शायरी बताती है। फिर साकेत सब्जी का टोकरा अपने सिर पर रख नीतू के दरवाजे पर जाता है। नीतू, मेरी जान, मेरी फुलझड़ी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए शायरी अर्ज करता हूँ। मोहब्बत की सारी हदें पार कर जाऊंगा, मोहब्बत की सारी हदें पार कर जाऊंगा, तुम्हें एक नजर देखने के लिए तुम्हारे मोहल्ले सब्जी बेचने आऊंगा। देख रही है बहू, प्यार क्या क्या करवा देता है। साकेत की शायरी सुन नीतू झट से बाहर आकर उसे गले लगा लेती है। दुष्ट कहीं के, फिर मुझे ऐसे परेशान किया ना तो बहुत मारूंगी। वैसे तुम सच में मेरे लिए सब्जी बेचने आओगे ना यहाँ?
वो आए ना आए, लेकिन हम जरूर आएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। ऐसे कैसे? पहले आप मुझे भी तो सब्जी दे दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी सब्जी वाली सास बहू की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप सब्जियां कहाँ से खरीदते हैं, बाजार से या फिर सब्जी वाले से, हमें ये भी बताएं।